स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। जैसा कि हम लोग ने कल ग्रुप में डाला था कि बिहार दरोगा का सेट 3 हम लोग ने ग्रुप में डाला था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और यूट्यूब के कम्युनिटी चैनल में भी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने टेस्ट दे लिया होगा। तो चलिए उसके आंसर्स पे सविस्तार डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के आविष्कारक कौन थे। ठीक है, पहला ऑप्शन जूलियस सीजर, दूसरा डायनोशियस एक्जिगुअस, तीसरा पॉप ग्रेगोरी, चौथा मेगास्थनीस। तो इसका सही उत्तर आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर से डिनोटेड किया हुआ है। इसका सही उत्तर पॉप ग्रेगोरी है। जहाँ तक बात करते हैं कि अभी तक कुल 3 प्रकार के कैलेंडर का आविष्कार हुआ है, जिसमें पहला कैलेंडर है जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर के आविष्कारक थे, जो हमारा पहला ऑप्शन है, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर पहले प्रकार के कैलेंडर के आविष्कारक थे और इसका जो आविष्कार है लगभग 46 BC यानी 46 ईसा पूर्व इसकी डिस्कवरी हुई थी। दूसरे प्रकार का कैलेंडर है ईसाई कैलेंडर, जो काफ़ी मान्यता पूर्वक है और इसके आविष्कारक थे डायनोशियस एक्जिगुअस और इसका आविष्कार आपको हुआ था 527 ईसा पूर्व यानी 527 BC। ठीक है, और तीसरे प्रकार का कैलेंडर होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके आविष्कारक हैं पॉप ग्रेगोरी और इसका आविष्कार आपको 1582 AD यानी ईसवी संघ जिसको हम लोग कहते हैं, 1582 ईस्वी में इसकी डिस्कवरी हुई थी। किसकी? ग्रेगोरियन कैलेंडर की। तो चलिए यह हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। नारद स्मृति में किस वंश का विवरण प्राप्त होता है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, पुष्यभूति वंश या चोल वंश? तो नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण प्राप्त होता है और इसके बहुत सारे नारद स्मृति के टीकाकार थे, जिनमें आपको भरूची, मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट काफ़ी प्रचलित हुए। कौन कौन? भरूची, मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली के उत्खननकर्ता कौन थे? हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली के उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा, रविंद्र सिंह बिष्ट, जगपत जोशी या गोपाल मजुमदार? तो हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली के उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। ठीक है, और बनवाली जो है, बनवाली की खोज सन 1973 में हुई। सन 1973 में बनवाली की खोज हुई और ये बनवाली कहाँ है? तो ये हिसार में है। हिसार जो आपको हरियाणा राज्य में स्थित है, भारत के हरियाणा राज्य में। और इसके साथ ही साथ ये जो हिसार शहर है, ये सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। सरस्वती नदी के किनारे। और बनवाली में क्या क्या मिला? तो बनवाली में आपको जौ मिले, मुख्य रूप से जौ और मिट्टी के खिलौने। इसके साथ साथ सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान भी मिले, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया? बुद्ध शाक्य। पहला ऑप्शन मास्की अभिलेख, दूसरा गुर्जर व रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा एर्रगुड्डी का अभिलेख, चौथा भवरू या वैराट अभिलेख। तो इसका आंसर होगा मास्की अभिलेख। और मास्की अभिलेख के खोजकर्ता थे बिडेन। कौन थे? बिडेन। और ये मास्की अभिलेख की खोज कब हुई थी? तो सन 1915 ईस्वी में। सन 1915 ईस्वी और या AD, अन्नो डोमिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए संगम काल में कृषक को क्या कहा जाता था? संगम काल में कृषक को क्या कहा जाता था? संगम काल में कृषक को बेल्लाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेल्लाल। जहाँ तक बात है पुलैयन किसको कहा जाता था? तो पुलैयन कहा जाता था रस्सी बनाने वाले को।
मलवर किसे कहा जाता था? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डकैत या डकैती करने वाले को। इसके बाद एनियर किसे कहा जाता था? तो शिकार करने वाले या शिकारी को, ठीक है, शिकारी को कहा जाता था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को मिली? क्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को मिली? कुमारगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? तो क्रमादित्य की उपाधि जो है स्कंदगुप्त को मिली, ठीक है। अरविडू वंश के संस्थापक कौन थे? अरविडू वंश, तो अरविडू वंश के संस्थापक तिरुमल, वीर नरसिंह, हरिहर प्रथम, सालुब नरसिंह में से तिरुमल थे। अरविडू वंश ये विजयनगर साम्राज्य के 4 वंशों में से एक वंश है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुमायूं द्वारा नहीं लड़ा गया था? हुमायूं द्वारा नहीं लड़ा गया था। कालिंजर का युद्ध, चुनार का युद्ध, चौसा का युद्ध या खानवा का युद्ध? तो मैं आपको बता दूं, खानवा का युद्ध जो है वो हुमायूं द्वारा नहीं लड़ा गया था, बल्कि खानवा का युद्ध हुमायूं के पिता बाबर के द्वारा लड़ा गया था। और ये खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच सन 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की मौत हुई थी। राणा सांगा की मौत नहीं कह सकते, राणा सांगा को पकड़ लिया गया था और उसको जान से मार दिया गया। ये जो खानवा के युद्ध में बाबर जीते थे, इसी के बाद बाबर ने स्वयं को गाजी की उपाधि दी। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि दी, ठीक है। अब आपको बता दें कालिंजर के युद्ध के बारे में। कालिंजर का युद्ध जो है वह 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। 1531 ईस्वी में प्रताप रुद्र देव के साथ ये आपको कालिंजर का युद्ध लड़ा गया था। और कालिंजर जो है बुंदेलखंड, प्रताप रुद्र देव हमारे बुंदेलखंड के शासक हुआ करते थे और कालिंजर वहीं पे था। इसमें हुमायूं की जीत हुई थी। इसके साथ आपको बता दें चुनार का युद्ध भी 1531 ईस्वी में ही हुआ और चुनार जो है वो आपको बनारस में स्थित है। इसके बाद आता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध काफ़ी प्रचलित युद्ध हुआ था और ये युद्ध जो है आपको शेरशाह सूरी वही शेरशाह सूरी जो बिहार के सासाराम के निवासी थे और उनका मकबरा भी सासाराम है, वहीं के वे शासक भी हुए। ये शेरशाह ने हुमायूं जैसे यानी मुग़ल वंश को 5 साल के लिए लगभग ख़त्म करके झकझोर के रख दिया था। इसी युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी चौसा के युद्ध में। और चौसा जो है कर्मनाशा नदी जो कि आपको बिहार में ही बहती है, कर्मनाशा नदी में ही ये युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और हुमायूं भागकर निज़ाम नामक भिस्ती, किसके नामक? निज़ाम नाम के एक भिस्ती के पास जाके शरण ले लिया और वहीं जाके छुप गया। और उसके बाद एक हिंदू शासक के यहाँ रहने लगा, जहाँ पर हमारे अकबर का जन्म हुआ, अकबर द ग्रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हुए इंतखाबे जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन है? इंतखाबे जहांगीरी काफ़ी प्रचलित पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी, शेख अब्दुल वहाब, नियामतुल्लाह या खफ़ी खान? तो इसके लेखक है, इंतखाबे जहांगीरी के लेखक शेख अब्दुल वहाब हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब्दुल हमीद लाहौरी ने कौन किताब लिखा? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा किताब लिखा। ये काफ़ी प्रचलित है, पादशाहनामा, ठीक है। और नियामतुल्लाह ने मकज़म ए अफ़गानी लिखा। मकज़म ए अफ़गानी पुस्तक के लेखक नियामतुल्लाह थे, ठीक है। इसके बाद खफ़ी खान ने मुखब उल लुबाब लिखा था। मुखब उल लुबाब, लाजवाब से भी आप याद कर सकते हैं। मुखल उल लबाब के लेखक खफ़ी खान थे। कौन थे? खफ़ी खान। चलिए आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से उत्तर मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण कौन सा था? विदेशी आक्रमण,
दक्कन सैन्य अभियानों में अधिक धन व्यय, दरबारों में गुटों का उदय, या इनमें से सभी। तो अगर हम ध्यान दें तो विदेशी आक्रमण भी उत्तर मुगल साम्राज्य में हुआ, दक्कन सैन्य अभियान भी काफ़ी प्रचलित रहे, दरबार में गुट भी हुआ, तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन INTU के प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और ये जो आपको इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन है, इसकी स्थापना मई 1947 में हुई। मई 1947, हमारे देश के आज़ादी के 3 महीने पहले। और इसके संस्थापक आपको पटेल जी थे, VV गिरी थे। ठीक है, VV गिरी जो बाद में हमारे राष्ट्रपति भी हुए। आगे बढ़ते हुए, महलवारी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की? तो महलवारी की शुरुआत विलियम बेंटिंग ने की थी। विलियम बेंटिंग। इसमें क्या था, समस्त भूमि का 30% कर की दर को 60% तक कर दिया गया था, और भूमि गांव पर अधिकार था। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई थी, महलवारी प्रथा के अनुरूप। सुभाष चंद्र की मृत्यु पर गठित निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? सुभाष चंद्र की मृत्यु काफ़ी रहस्यमय रह चुकी है। ठीक है, तो इस पर इनकी मृत्यु का कारण जानने के लिए कई सारी समितियों का गठन हुआ। उनमें आपको ये 4 ऑप्शन में से कौन सी समिति नहीं है, मतलब कौन सी समिति सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से संबंधित नहीं है? पहला, शाहनवाज समिति। दूसरा, खोसला आयोग। तीसरा, मनोज मुखर्जी आयोग। चौथा, हंटर कमीशन। तो इसमें इसका आंसर तो हंटर कमीशन होगा। मैं आपको शाहनवाज समिति के बारे में बता दूं, यह समिति सन 1956 में नेहरू जी के अध्यक्षता में शुरू की गई थी। ठीक है, नेहरू जी, हमारे पंडित नेहरू, 1956 में। इसके बाद आते हैं खोसला आयोग। खोसला आयोग 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया। खोसला आयोग श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। और मनोज मुखर्जी आयोग 1999 में हमारे सुप्रसिद्ध प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, मोदी जी नहीं, वाजपेयी जी, ठीक है, वाजपेयी जी द्वारा शुरू किया गया। और हंटर कमीशन को तो शायद हम लोग जान रहे हैं, वो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड हंटर जी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन थे? भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो थे, जॉन मिल्टन हॉल थे। जॉन मिल्टन हॉल। अगर आप 4 ऑप्शन देखें तो आप काफ़ी कंफ्यूज कर जाएंगे जॉन मिल्टन हॉल और कैप्टन हॉकिंस में। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस में तो दोनों में हल्का हल्का डिफरेंस है। जॉन मिल्टन हॉल प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे, और ये कैप्टन हॉकिंस जो थे ये ट्रैवलर थे, फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर। और ये कब आए थे? 1609 में, आपको जहांगीर के काल में, मुग़ल बादशाह जहांगीर के काल में आपको कैप्टन हॉकिंस आए थे। ठीक है, और जॉब चार्नोक जो है वो कलकत्ता के प्रथम संस्थापक थे। फ्रैंको मार्टिन पे बात करें तो वो पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, रुद्रांबा देवी पर बनी फिल्म, रुद्रांबा देवी की मुख्य नायिका कौन थी? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप सब बना देंगे, क्योंकि ये फिल्म हाल ही के गत वर्षों में रिलीज़ हुआ है और काफ़ी सुप्रसिद्ध दक्षिण भारतीय फिल्म है। रुद्रांबा देवी काकतीय वंश की थी। और इस फिल्म की नायिका कौन है? तो इसका आंसर आप सब देख रहे हैं, अनुष्का शेट्टी है। 4 ऑप्शन में तमन्ना, सामंता अक्किनेनी, ऐश्वर्या श्रीनाथ, चारों को आप बखूबी जानते होंगे। चलिए, बिहार में पहला रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? बिहार में पहला रेडियो स्टेशन का उद्घाटन, तो इसका 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, श्री राजा गोपालाचारी। तो ये किए थे हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बिहार में पहला रेडियो स्टेशन आपको पटना में खोला गया था। अगला, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के दौरान किस गांव में निवास नहीं किया था? 4 ऑप्शन है, श्रीरामपुर, अमुलवा, कोयलडी और बैरगिनिया। ठीक है,
प्रथम 3 ऑप्शन श्रीरामपुर, अमूलवा, कोयली, ये तीनों के तीनों पश्चिम चंपारण के गांव हैं और यहाँ पर आपको गांधी जी ने निवास किया था। बैरगिनिया शिवहर जिला के गांव है जिसमें गांधी जी ने निवास नहीं किया था। आगे बढ़ते हुए, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बिहार के प्रथम महिला कौन है? बिहार की प्रथम महिला कौन है? स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे, भावना कंठ, गीतांजलि सेना, कैप्टन युथिका। तो इसका आंसर होगा स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे। स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे। बात करें आपको भावना कंठ के बारे में, तो भावना कंठ जो है प्रथम महिला एयरफोर्स पायलट है। प्रथम महिला IAF इंडियन एयरफोर्स पायलट है, पायलट। ठीक है। इसके बाद आपको गीतांजलि सेना के बारे में बात करें। गीतांजलि सेना बिहार की प्रथम बॉलीवुड फिल्म निर्देशक है। प्रथम बॉलीवुड फिल्म निर्देशक गीतांजलि सेना। आपसे पूछ रहे होंगे इनकी पहली फिल्म का नाम क्या है? तो इनकी फिल्म का नाम है ये खुला आसमां। फिल्म काफ़ी हिट नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने निर्देशन तो ज़रूर किया। अच्छी फिल्में बॉलीवुड में हिट नहीं होती हैं। ठीक है। अगली बात करें हम लोग कैप्टन युथिका की, तो ये थल सेना में प्रथम बिहारी महिला थी। कैप्टन युथिका थल सेना में प्रथम बिहारी महिला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रथम चीनी मिल बिहार के किस जिले में स्थापित हुई? सीतामढ़ी, शिवहर, कटिहार या छपरा? तो ये स्थापित हुआ था छपरा जिले में। आगे बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक गंधक सल्फर उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार का सल्फर उत्पादक जिला आपको रोहतास है। पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, सुपौल नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से किन्हें जाना जाता है? विद्यापति, वाचस्पति मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, जगदम्बा देवी। तो विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक बात करें वैद्यनाथ मिश्र का, तो इन्हें नागार्जुन के नाम से जाना जाता है, नागार्जुन। और जगदम्बा देवी जो हुई वो मिथिला पेंटिंग की सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। मिथिला पेंटिंग की सुप्रसिद्ध कलाकार। ठीक है। आगे बढ़ते हुए, जन्म कुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? जन्म कुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। और अधिकतर कुंड, जितने भी कुंड हैं वो सारे कुंड अधिकतर या तो राजगीर में स्थित है या तो मुंगेर में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हुए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस नदी पर स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के कर्मनाशा नदी पे। ये वही कर्मनाशा है जहाँ पे आपको चौसा का युद्ध सन 1539 में हुआ था, शेरशाह और हुमायूं की भी, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। वही कर्मनाशा नदी पे ककोलत जलप्रपात है। बगही मठ मेला, बगही मठ मेला बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सीतामढ़ी जिला। जनकपुर जाते समय भगवान श्री राम स्नान के लिए किस जगह पर रुके थे? ठीक है। तो इसका आंसर होगा रामचौरा। रामचौरा। जहाँ तक बात करें काको का, तो काको वह बिहार का वह स्थल है जहाँ पर भगवान श्री राम की सौतेली माँ कैकई ने कुछ दिन प्रवास किया था। काको वर्तमान में आपको जहानाबाद जिले में स्थित है। जहानाबाद, सॉरी नहीं हट पाया, जहानाबाद जिले में। थाट का बात करें तो थाट में ही तारका का वध श्री राम ने किया था। तारका, तारका को आप सब कोई जानते होंगे जिसने रामायण देखा होगा इस लॉकडाउन में। चनकीगढ़, चनकीगढ़ में जो है जनक जनक को तो आप सब जानते हैं, माता सीता के पिताजी में। जनक के महल के अवशेष मिले हैं चनकीगढ़ में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा मतलब डिस्काउंट, बट्टा मतलब डिस्काउंट देता है, तो वह कितने प्रतिशत के लाभ में है? ठीक है। इसको बना ले। मानक मूल्य हमने लिया है, मानक मूल्य 100 रुपया। ठीक है। मानक मूल्य हमने लिया 100 रुपया। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 140। 40% वास्तविक मूल्य से ज़्यादा दिया है
तो 140 हो जाएगा, सिंपल। विक्रय मूल्य कहने का मतलब सेलिंग प्राइस, SP कितना हो जाएगा, सिंपल फार्मूला से 145, क्योंकि 15% का डिस्काउंट दिया है, मल्टीप्लाइड बाई 85 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको आप लोग काटेंगे तो आंसर आएगा 119, 119, यानी लाभ हो जाएगा 19% का, लाभ हो जाएगा 19% का, यानी आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए 28 लीटर मिश्रण है पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2, 5/2 है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाना चाहिए कि वह अनुपात 2:2, 2:1 हो जाए। कितना मिलाएंगे, सीधा सीधी करेंगे, 28 है, ठीक है, आपको 28 लीटर मिश्रण है, इसमें पेट्रोल का अनुपात कर देंगे 5 और दोनों का अनुपात मिला के हो जाएगा 7, ये कट गया तो यानी पेट्रोल है आपको 20 लीटर, 20 लीटर, एल मतलब लीटर, हिंदी में लिखेंगे, मेरे पास उतना जगह नहीं है। तो तेल कितना हो जाएगा, 8 लीटर, तेल हो जाएगा 8 लीटर। अब हम लोग करेंगे, माना इसमें हम लोग x लीटर तेल मिलाते हैं, कितना x लीटर। तो अब हम लोग लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं, 20/8 प्लस x, 20/8 8 प्लस x इज इक्वल टू 2/1, 2/1। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरह 2, ठीक है, 8 प्लस x इज इक्वल टू 20। अब इसको हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे, 16 जोड़ 2x इज इक्वल टू 20 और छोटा करेंगे तो आपको सीधे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, यानी 2 लीटर, 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर। आगे बढ़ते हुए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत डाले गए, इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, कितने वैध मत मिले, ठीक है। इसमें निकालने के लिए वैध मत का 80% हम लोग करेंगे, 20% तो अवैध घोषित हो गया, तो वैध मत का 80% यानी 7500 गुना 80/100, इसका आंसर आपको आ जाएगा काट के 6000, ठीक है, 6000। इसके बाद दूसरी मत का बात करें, दूसरी मत में उम्मीदवार को वैध मतों के 55% यानी 6000 का हम लोग कर लेंगे 45, 45 यानी 45% बटा 100 और 45 गुना 6 करेंगे, आंसर आ जाएगा 2700, यानी दूसरे उम्मीदवार को 2700 वैध मत मिले हैं, 2700 वैध मत मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन को, मूलधन पर साधारण ब्याज, मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा, 25 रुपया होगा। दर है 5%, समय है 3 महीना यानी 3/12, एक साल में 12 महीने, 12 महीने में से 3 महीने को लेना है यानी 1/4 ईयर, 1/4 वर्ष। ब्याज है 25 रुपया, तो मूलधन सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, P इंटू R इंटू T, दर गुना समय गुना मूलधन बटा 100, दर गुना समय गुना मूलधन बटा 100, मूलधन को हम लोग मान लिए हैं 100 रुपया, सॉरी मूलधन बोलते हैं,
SI को हम लोग मान लिए हैं 100 रुपया। 100 गुना 25 गुना 1/5 और गुना 4, तो आपको आंसर करीब करीब आ जाएगा करीब करीब क्या है 2000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हुए, एक त्रिभुज के आकार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है, तो इस त्रिभुज की लंबाई कितनी होगी? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 15 गुना 12। क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? 90 मीटर, 90 वर्ग मीटर। ठीक है, 90 वर्ग, जिसको हम लोग मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर भी कह सकते हैं। इसके बाद नई त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 गुना 90, ठीक है, इक्वल टू 90 वर्ग मीटर। इसके बाद माना त्रिभुज की ऊंचाई हम लोग क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 गुना 20 गुना x इज इक्वल टू 180। तो सिंपल आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा? s गुना 18 मीटर, मतलब ऊंचाई कितनी हो गई? 18 मीटर। कितनी हो गई? 18 मीटर। 2 घंटे 25 मिनट में छोटी सुई कितने कोण पर घूम जाती है? ठीक है, कितने कोण? यहाँ पर गलती हो गई है, रुकिए मुझे सही करने दीजिए। ये हो जाएगा आपको कोण, ठीक है, अब हो गया सही, गलतियाँ नहीं दिखनी चाहिए। कोण, तो छोटी सुई कितना होता है? 360 डिग्री। पूरे को हम लोग 360 डिग्री कर लेते हैं, आप सब जानते होंगे। अब है 2 घंटे 25 मिनट, मतलब 225/60, ठीक है, 25 मिनट बाई 60, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 360, और 225/60 को हम लोग करेंगे इंटू हो जाएगा 29/12 इंटू 12। हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये कट गया, आपको सब कट जाएगा, हाँ सब कट जाएगा। बढ़त यह 36 होता है 3 बार में, ठीक है। अब तो थोड़ा कटना मुश्किल हो गया, पर फिर भी 15, ये कितना हो जाएगा बताइए? अच्छा, ये सॉरी हम क्या कहें, 30 15 हो गया, ये हो गया आपको 6, इसके बाद ये 5 और ये 2। अब 29 गुना 5 कितना होता है? 145/2, तो 145/2 कितना हो जाएगा? 72.5, 72.5 डिग्री, 72.5 डिग्री। ये हो गया आंसर। अब आता है 1225 का रूट निकालना है, ठीक है। अब देखिए, रूट निकालने का मुझे कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है। वैसे मैं आपको 1225 को मैं ऐसे ऐसे करके निकालता हूँ रूट, ठीक है। ऐसे किया, ये यहाँ 3 दिया, यहाँ 9 किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ 325 आ गया, 325, और ये 325 डायरेक्ट कट जाएगा। कैसे डायरेक्ट कटेगा? यहाँ मैं 65 दे दूँगा, ठीक है। और इसका आपको यहाँ आ गया 30, और ये 5 उतर गया तो 35। मुझे यही आता है। आप लोग को भी नया टेक्निक है तो बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे टीचर है, आप लोग देख लीजिए। मुझे तो बस इतना ही पता है। और मैथ में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ज़्यादा मैथ्स नहीं आता, ठीक है। आगे, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सीफेरॉल है, बायोटीन है, या टेकोफेरॉल है? तो इसका आंसर कैल्सीफेरॉल होगा। जहाँ तक बात हुई एस्कॉर्बिक एसिड की, तो ये विटामिन सी का होता है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल हो गया डी का, बायोटीन हो गया B7 का, और टेकोफेरॉल हो गया ई का, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सब। आगे बढ़ते हैं। प्यूबिक संधान की पेशियों को लचीला बनाकर बच्चे के जन्म में सहायता कौन सा हार्मोन करता है? ठीक है, ये आपको रिलैक्सिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन। ये आप जानते होंगे, महिलाओं और पुरुषों की कमर में, महिलाओं की कमर चौड़ी होती है। कमर चौड़ी होती, क्यों चौड़ी होती है? क्योंकि ये बच्चे के जन्म के समय में थोड़ी रिलैक्स हो जाए, थोड़ी फैल जाए, ताकि जन्म में, बच्चे के जन्म में सुविधा हो, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में सुविधा हो। रिलैक्सिन हार्मोन। इसके बाद अगर रेनिन हार्मोन का बात करें तो रेनिन 2 होता है। एक रेनिन होता है जो
आपको बच्चों में सिर्फ पाया जाता है, ठीक है, रेनिन। उस रेनिन का क्या काम होता है, तो वो आप जानते होंगे जब भी बच्चे दूध को पूरी तरह नहीं पचा पाते हैं, लेकिन दूध ही पीते हैं, तो उसको वो दही के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दही के फॉर्म में, जिसको हम लोग पैराकैसिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराकैसिनेट। तो वही रेनिन कन्वर्ट करता है ये। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन का मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में, स्तन के डेवलपमेंट में मदद होता है। एस्ट्रोजेन भी मादा हार्मोन ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, यदि माता का रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप ओ हो और पिता का रुधिर वर्ग बी हो, तो उनके होने वाले संतान का संभावित रुधिर वर्ग कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? अगर माता ओ है और पिता बी है, तो ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इसके साथ ही बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। लेकिन बीच में कोई तीसरा आदमी ए तो नहीं आया ना, तो ए तो नहीं आया, तो या तो ओ होगा या तो बी होगा, ए तो होगा, ए बी तो हो नहीं सकता, यानी ए भी नहीं होगा, ठीक है। समझे आप लोग? हाँ, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए, रेजनर्स मेम्ब्रेन, रेजनर्स झिल्ली शरीर के किस अंग से संबंधित? तो रेजनर्स मेम्ब्रेन जो होता है कान से संबंधित है, कान से, ठीक है। अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन ने सन 1906 में किया था। बेटसन ने सन 1906 में किया था। निम्नलिखित में से किस जानवर के पसीने का रंग लाल होता है? अच्छा, किस जानवर का पसीने का रंग लाल होता है? भाई गेंडा का होता है, ठीक है। आश्चर्य होगा बट गेंडा का होता है। शेर और बाघ का कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, और व्हेल को पसीना नहीं चूता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गोभी की प्रजाति नहीं है? गोभी की कई सारी प्रजातियाँ जिनमें आपको पत्ता गोभी, कैबेज, लाल गोभी, रेड कैबेज, कट्ठ गोभी, कोलराबी, इसके साथ साथ फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ब्रोकली आप लोग जो खाते हैं, इस तरह से 5 प्रकार। एक वाइल्ड कैबेज भी होता है, जंगली गोभी, जो कि बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारी की सारी गोभी की प्रजाति है। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। गॉड पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल्स का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? गॉड पार्टिकल्स का आविष्कार सन 2012 में हुआ था। जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, उसके सर्न नाम के लेबोरेटरी, सर्न नाम के लेबोरेटरी में, जेनेवा के सर्न लेबोरेटरी में, ठीक है, सर्न। विश्व में परमाणु की संकल्पना प्रतिपादित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आप जो ऑप्शन देखेंगे, रदरफोर्ड, वाह बड़े साइंटिस्ट है। होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट उनके नाम पर है। मैरी क्यूरी, नोबेल प्राइज़, दो चीज़ विषय में नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन आचार्य कणाद को कोई नहीं जानता, और इसका उत्तर जो होगा आचार्य कणाद ही होगा। विश्व में परमाणु की संकल्पना करने वाले प्रथम व्यक्ति आचार्य कणाद ही थे, न कि रदरफोर्ड, न कि होमी जहांगीर भाभा, और न कि 2 विषय की नोबेल प्राइज़ विजेता मैरी क्यूरी। विश्व की सर्वाधिक विषैली धातु कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक विषैली धातु प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम। टाइटेनियम, रेडियम और सीजियम विषैली नहीं है। बेकिंग सोडा का अनुमानतः कितना पीएच होता है? बेकिंग सोडा हम लोग जान रहे हैं बेसिक होता है, बेसिक। एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। एक होता है आपको 0 से 7, ये होते हैं एसिडिक, ठीक है, जिसको हम लोग अम्लीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय। 0 से 7 पीएच को अम्लीय कहते हैं, ठीक है। और जो 7 होता है ये होता है पानी, वाटर, यानी नॉर्मल होता है एकदम। और 7 से 14 को हम लोग बेसिक यानी क्षारीय कहते हैं, क्षारीय, ठीक है। और बेकिंग सोडा क्षारीय यानी बेसिक होता है। हेयर सॉल्ट के नाम से किस यौगिक को जाना जाता है? तो हेयर सॉल्ट के नाम से एल्युमिनियम सल्फेट को जाना जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का अगर आपको फॉर्मूला जानना है तो ये होता है Al2
SO4 का पावर 3 डॉट, यहाँ हो जाएगा डॉट 8 H2O। काफ़ी लंबा फार्मूला है, ठीक है। दूसरा बात, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला जानना हो, ये सिंपल होता है AlCl3। एल्युमिनियम कार्बाइड का, इसका होता है Al4C3। इसके बाद होता है पोटैश एलम, ये बहुत लंबा फार्मूला होता है K2SO4 डॉट पॉइंट Al2SO4 का पावर 3 डॉट 24 H2O। ये होता है आपको एक पोटैश एलम यानी फिटकिरी का फार्मूला। निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस के अपरूप एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस नहीं है, ठीक है। फास्फोरस नहीं है तो गुलाबी फास्फोरस, पिंक फास्फोरस जैसा कुछ नहीं होता है। बात करें श्वेत फास्फोरस को हम लोग वाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस कहते हैं। सिंदूरी फास्फोरस को इंग्लिश में हम लोग स्कारलेट फास्फोरस भी कहते हैं, वही स्कारलेट, एवेंजर्स वाली स्कारलेट। लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस, एक होता है वॉयलेट फास्फोरस जिसको हम लोग बैंगनी फास्फोरस कहते हैं। इसके साथ साथ एक ब्लैक फास्फोरस होता है। तो कुल 5 प्रकार के फास्फोरस होते हैं, ब्लैक, वाइट जिसको हम लोग येलो फास्फोरस भी कहते हैं, स्कारलेट, वॉयलेट, और कौन बच गया आपको, रेड, ठीक है। 5 प्रकार के फास्फोरस होते हैं, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, आपको सिंदूरी फास्फोरस और बैंगनी फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाए जाते? कौन सा सेल एलिमेंट आपको प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता? तो सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, यानी जंतु कोशिका में, सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में, ठीक है। सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड सेल्स, काफ़ी डेवलप्ड सेल्स में पाए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल किस कोशिकांग में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी। बात हुआ फ्रेनोलॉजी को, तो फ्रेनोलॉजी दिमाग के जो सेल्स टिश्यूज़ होते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, टिश्यूज़, उसके अध्ययन को हम लोग फ्रेनोलॉजी कहते हैं। फ्रक्टोलॉजी जैसा कोई शब्द नहीं है, ठीक है, जैसे 3 इडियट्स में बनाया था, मैंने भी बना दिया एक। मेलेकोलॉजी, मोलस्क्स, आप लोग अगर जानते हो मोलस्क, जिसमें आपको घोंघा आता है, घोंघा यानी स्नेल, इसके स्टडीज़ को हम लोग मेलेकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ पूर्वज का वैज्ञानिक नेम क्या है? उभयनिष्ठ, जो हमारे मानव जाति के सबसे पहले पूर्वज का क्या नाम है? ड्रायोपाइथिकस है, रामापाइथिकस, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस या निंडरथल मैन? तो आपको ड्रायोपाइथिकस है, ड्रायोपाइथिकस। रामापाइथिकस इनके बाद आए थे, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस इनके बाद, और निएंडरथल मैन उसके बाद, और फाइनली जाके होमो सेपियंस जो हम लोग हैं वो आए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भी ब्रिटिश ज़माने से काफ़ी अधिक मात्रा में कपड़ा उद्योग है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कुछ इस तरह है, और यहाँ पर ऐसे हैं, देखे होंगे। तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश हो गया, इतनी दूर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर आपका भूटान है, ठीक है, ये आपको भूटान का क्षेत्र हो गया। यहाँ पे असम है, ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे आपको असम है, यहाँ पे आपको नागालैंड हो जाता है। क्या हो जाता है? नागालैंड। और ये दो जो लटका हुआ है, एक में हो जाता है त्रिपुरा जो आपको बांग्लादेश के साथ है,
दूसरे में हो जाता है मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम। और यहाँ पे आपको है मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। 7 सिस्टर्स हो गई आपको, यहाँ पे हुई अरुणाचल प्रदेश, यहाँ हो गई असम, इधर नागालैंड, यहाँ मणिपुर, ये मिज़ोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है। तो किसका बॉर्डर नहीं शेयर, कौन बॉर्डर मतलब कौन सीमा नहीं सट रहा है, तो आपको देखे होंगे इसमें ऑप्शन है भूटान सट रहा है, यहाँ पे सट रहा है भूटान, इधर से असम सट रहा है, ठीक है, इधर से नागालैंड भी सट रहा है, कौन नहीं सट रहा, मणिपुर दूर हो जा रहा है, तो मणिपुर इसका सही आंसर होगा। मिज़ोरम त्रिपुरा ऑप्शन में होता है तो वो भी सही होता है। देश में उधर अगर म्यांमार हो तो म्यांमार भी आपको सही होगा, सॉरी म्यांमार गलत होता। ईणु जनजाति, ईणु जनजाति जो है जापान में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जापान में। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, केला, केला सब कोई केला खाते हैं, ठीक है। केला जो होता है वो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, न कि ब्राज़ील, चिली और जिम्बाब्वे। निम्नलिखित में से किस देश में है पंपास घास के मैदान, कहाँ पे है, अर्जेंटीना। ये चारों देश आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित हैं, लेकिन अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, दक्षिणी गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है, जो कि आपको दक्षिण अमेरिका की जलधारा है, ठीक है। वो आपको ब्राज़ील अर्जेंटीना के साइड से बहती है। जहाँ तक बात हो क्यूराइल जलधारा, तो ये जापान की जलधारा है। केनारी जलधारा आपको उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप की जलधारा है। फ्लोरिडा जलधारा आपको उत्तरी अमेरिका के पास के क्षेत्रों में फ्लोरिडा जलधारा बहती है। फ्लोरिडा तट बहुत फेमस है और टूरिस्ट प्लेस है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन है, सबसे शुष्कतम, सबसे ड्राई मरुस्थल कौन सा है, तो वो आपको अटाकामा है, अटाकामा जो कि चिली में है, चिली में, कहाँ, चिली में। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, ठीक है, आप लोग नहीं सुने होंगे मेरे ख्याल से। सबसे छोटा द्वीप जो है शिकोकू है, शिकोकू। अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में बताते तो ये जो होन्शु है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ठीक है। बाकी होकाइडो और क्यूशो भी वहीं के द्वीप हैं, लेकिन ना बड़ा है ना छोटा है। वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं, तो वृष्टि छाया प्रदेश पर्वतों के पवना विमुख ढाल को पाए जाते हैं। भयंकर 50 टेरिबल 50 कहाँ पाए जाते हैं, टेरिबल 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पाए जाते हैं। टेरिबल 50 का रिलेशन भी हो गया, तो आप टेरिबल 50 कह सकते हैं। ज्वालामुखी के कलाकार के मुख को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ये सॉरी आपको गलती हो गया है, ये कलाकार नहीं है, ये आपको कप होगा, ठीक है, कप के मुख को। अब आते हैं ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। ग्रेनाइट की गणना अधिवितलीय या प्लूटोनिक प्रकार की चट्टानों में की जाती है। संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह पर अपनी प्रथम स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च की है, जापान में की। यह आपको हाल ही में जुलाई के महीने में ये लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जापान से। हाल ही में भारत में राफेल जेट मंगवाया गया, वह जेट जो है आपको फ्रांस देश का है, फ्रांस देश का है, और अम्बाला बेस कैंप पर, अम्बाला जो कि हरियाणा में स्थित है, अम्बाला बेस कैंप पर उतारा गया है। ज़ोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना भारत में मिज़ोरम राज्य में हुई है, मिज़ोरम राज्य में हुई है। जल सेना का सबसे बड़ा सोलर पैनल कहाँ लगाया गया है, तो जल सेना का सबसे बड़ा सोलर पैनल INS एजीमाला लिक में लगाया गया, बाकी तीनों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। मालाबार जल सैन्याभ्यास किन 3 देशों के बीच हाल ही में संपन्न हुआ, तो यह जल सैन्याभ्यास है अमेरिका, जापान और भारत जैसे 3 देशों के बीच संपन्न हुआ है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। गोल्डन बर्डविंग नामक एक नए प्रजाति का खोज हुआ, वह किस जानवर की प्रजाति है, तो वह तितली, बटरफ्लाई, तितली यानी बटरफ्लाई की जनजाति,
प्रजाति है। आप सब बटरफ्लाई को तो जानते ही होंगे। हाल ही में नियुक्त नए स्वास्थ्य सचिव का क्या नाम है? तो राजेश भूषण। बात करें अश्विन लवासा का, तो इन्हें एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच शुरू किया गया? तो पाकिस्तान और चीन। आजकल पाकिस्तान चीन में मित्रता हो गई है। ठीक है। भारत के बाहर पहली योगा विश्वविद्यालय कहाँ बनी है? लॉस एंजल्स में। काफ़ी अच्छी बात है ये। बाल श्रमिक विद्या योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा यह शुरू किया गया है। बिहारी खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आप चारों नाम से बिल्कुल ही प्रचलित जानते होंगे चारों नाम। पंकज त्रिपाठी सुप्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर, मनोज बाजपेयी सुप्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर, मुकेश खन्ना शक्तिमान महाभारत जैसे धारावाहिक के सुप्रसिद्ध एक्टर और अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री हैं। इनमें आपको पंकज त्रिपाठी को बिहारी खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से राजीव जोशी को नवाजा गया है। निम्नलिखित में से क्या भारत के सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? भारत की सिविल सेवाएं पक्षपात नहीं करता, अस्थायी राजनीतिक एवं कार्यकारी संबंध नहीं, यह परमानेंट है और तटस्थता एवं निष्पक्षता निभाता है। इसलिए इसका आंसर होगा 2 ऑप्शन। एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति जो है 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में नहीं लड़ सकता। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? समवर्ती सूची में श्रम कल्याण शामिल है। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बीजी खेर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान हुआ करता था? ये सब आप जानते होंगे। हाल ही में पिछले साल ही गत वर्ष ही जम्मू कश्मीर का संविधान निरस्त किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर का भी एक संविधान हुआ करता था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? 89वां के द्वारा। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सन 1953 में की गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 90,000 कंबाइंड 90,000। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? सन 1926 ईस्वी में। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मैंडरीन जो है एक प्रकार की चाइनीज़ी भाषा है। चाइनीज़ भाषा के बहुत सारा अंग हैं, तो एक प्रकार का ये चाइनीज़ी भाषा है। अंग्रेजी भी बोला जाता है बट उतना नहीं बोला जाता। फ्रेंच तो काफ़ी सीमित है। अरबी काफ़ी बोला जाता है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 8 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रोड मतलब होता है लैंड लॉक्ड कंट्री। चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ कौन सा देश है? बांग्लादेश क्या है? नहीं, बांग्लादेश में एक साइड भारत है, दूसरे साइड ही भारत, तीसरे साइड ही भारत और चौथे साइड आपको बंगाल की खाड़ी है। जापान तो एक द्वीप ही है। ब्राज़ील में एक तरफ आपको उरुग्वे जैसे देश हैं और दूसरे तरफ आपको अटलांटिक ओशियन है, तो आपको बोलिविया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा से नहीं गुजरती? बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कर्क रेखा से गुजरने वाली देश है अल्जीरिया, माली, मैक्सिको, ये सब। और इजराइल जो है वो क्रॉस नहीं करती। इजराइल आपको इक्वेटर से भी ऊपर है। भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। गुजरने वालों में मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा जैसे राज्य हैं।
भारत की सबसे पूर्वोत्तर बिंदु क्या? सबसे पूर्वोत्तर राज्य मैंने अभी बताया अरुणाचल प्रदेश है, तो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु भी अरुणाचल प्रदेश का ही कोई शहर या कोई गांव होगा तो वो है किबीथू। ज़ीरो जो है, ज़ीरो अरुणाचल प्रदेश का एक टूरिस्ट प्लेस है। तवांग की बात करें तो तवांग घाटी काफ़ी फेमस है और वो भी आपको अरुणाचल प्रदेश में। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हुई। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी का कल्हन है, और इसके बाद जो बाकी दो नाम है विल्हन और जलहन, वो दोनों तीनों ही कल्हन विल्हन जलहन कश्मीर के सुप्रसिद्ध लेखक थे। निम्नलिखित में से कौन सा फूल 12 वर्षों पे खिलता है? 12 वर्षों पे खिलने वाला फूल है नीरा कुरंजी, जिसको अगर इंग्लिश में बोले या फिर आपको साइंटिफिक नेम बोले तो स्ट्रोबिलैंथस, इसका स्ट्रोबिलैंथस ने है। इसका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल बोटैनिकल नेम है स्ट्रोबिलैंथस, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। नीला कुरंजी ये भारत के कुर्ग आप जानते होंगे, कर्नाटक में कुर्ग क्षेत्रों में पाया जाता है। और अभी हाल में ही 2019 के सितंबर अक्टूबर महीने में ये खिला था। नीला कुरंजी की बात है, नीला कुरंजी जब भी खिलता है पूरा जगह नीला रंग का हो जाता है, और ये काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ? गोवा। और गोवा में ही कुछ पढ़ाई का, हाँ पढ़ाई का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है। किस भारतीय गायक को सबसे अधिक बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला है? किसे मिला है? किशोर कुमार को। किशोर कुमार को अब तक 8 बार मिल चुका है। ठीक है, कुमार सानू को 6 बार, अरिजीत सिंह को 6 बार, मोहम्मद रफ़ी को भी 6 बार। काफ़ी था ना घुमा हुआ क्वेश्चन। उत्पल वंश के संस्थापक कौन है? तो उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन है। अवंती वर्मन। उत्पल वंश कश्मीर के क्षेत्रों का एक राजवंश है। एम्स दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? एम्स दिल्ली की स्थापना 1956 में एक एक्ट के तहत स्थापना की गई थी। कर्नाट वंश के अंतिम संस्थापक, कर्नाट वंश के अंतिम संस्थापक हरि सिंह देव थे। ठीक है, और ये मिथिला क्षेत्र का वंश है, जो आपको बिहार से लेकर नेपाल तक फैला हुआ करता था। चंद्रगुप्त बोलते हैं आपको विक्रमादित्य 6 खष्ट चालुक्य वंश के जो राजा थे उनके समय का ये मिथिला वंश यानी कर्नाट वंश है। भारत का राष्ट्र आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ठीक है, तो ये आपका बिहार दरोगा का तीसरा सेट था। ठीक है, मुझे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ समझ आ गया होगा। बाकी कोई डाउट होगा, कितने मार्क्स आए क्या है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगा किसी अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।